साथियों, कैसे हो? स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमें पता है, हमारी प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है। आज हम प्राचीन भारत का विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे जो मौर्य से पहले हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी शकों द्वारा, ऑप्शन सी कुषाणों द्वारा, ऑप्शन डी यूनानियों द्वारा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा हुआ था। यह आक्रमण मौर्य वंश से पहले हुआ था। ठीक है। और प्रथम विदेशी आक्रमण किया किसने था? ये हकमनी वंश के थे। तो पहला आक्रमण किया साइरस द्वितीय द्वारा, जो कि सफल नहीं रहा। फिर सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के द्वारा किया गया। कब किया गया? 516 बीसी में। इसने क्या किया? भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर हमला किया और इसने ईरान का 20वां प्रांत बनाया उसे, जहाँ से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति होती थी, यानी कि वहाँ से वो टैक्स प्राप्त करता था। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वही सब लिखा हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि का प्रचार, ऑप्शन बी अभिलेख उत्कृष्ट करने की कला का प्रचार, ऑप्शन सी ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ऑप्शन डी घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये हटा दो। ये इसके ऑप्शन दिए हैं। देखो, खरोष्टी लिपि का भी प्रचार हुआ। खरोष्टी लिपि हमारी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभिलेख उत्कृष्ट करने की कला का प्रचार हुआ। अशोक ने अभिलेख करवाए, क्योंकि अशोक मौर्य वंश से था और ये आक्रमण मौर्य वंश से पहले हुए थे। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार ये भी हुआ था। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रचकों की नियुक्ति। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रहा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी शकों द्वारा, ऑप्शन सी कुषाणों द्वारा, ऑप्शन डी यूनानियों द्वारा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यूनानियों के द्वारा किया गया। और किसने किया? सिकंदर ने। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। फिर ये किसका शिष्य था? क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, ये अरस्तु का शिष्य था। अच्छा, इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो ये विश्व विजेता बनना चाहता था। इसी के उद्देश्य से इसने भारत पर आक्रमण किया। और सबसे पहले आक्रमण ये कहाँ करता है? तो ये सबसे पहले आक्रमण हिंदू कुश पर्वत पार करता है और तक्षशिला पर आक्रमण करता है। वहाँ का एक शासक होता है आम्भी, जो इसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसी की सहायता से ये पंजाब पर आक्रमण करता है। पंजाब में कौन शासक होता है? पुरु या पोरस। तो झेलम का युद्ध उसे हम बोलते हैं, या हाइडेस्पीच का भी युद्ध बोलते हैं। इसमें पोरस की पराजय हो जाती है। तो वही सब एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे, तो आप लोग पढ़ लेना या नोट्स बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी, ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी ब्यास नदी। जो सिकंदर की सेना थी उसने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया था। वो बहुत थक गई थी। काफ़ी लोगों का कहना है कि सिकंदर की सेना कह रही थी, मतलब ने सोचा
कि जब पंजाब के एक छोटा सा राजा था, इससे युद्ध करने में हम इतने परेशान हुए, तो आगे भी भारत में तो बहुत से राजा थे, तो इसलिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आगे पार करने से मना कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी कर्ण वंश। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए नंद वंश था। और नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महापद्म नंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो क्या जवाब होगा हमारा? एकराट की उपाधि। और ये भी पूछा जाता है कि पुराणों में इसे क्या कहा गया है, तो हम इसे कहेंगे परशुराम का दूसरा अवतार। और बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में इसे क्या कहा गया है, तो उग्रसेन कहा गया है। भयानक सेना का स्वामी भी कहा गया है। वही उग्रसेन का मतलब ही होता है भयानक सेना का स्वामी। और कलिंग के क्षेत्र में भी इसने नहरों का निर्माण करवाया था, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी मैसेडोनिया में, ऑप्शन सी बेबीलोन में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के मृदभांड या पॉटरी, या इनको हम बर्तन भी बोलते हैं, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन बी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ऑप्शन सी काले और लाल बर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। और जो यहाँ पे जो जितने दिए हैं चित्रित धूसर मृदभांड और सी काले और लाल बर्तन, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापद्म नंद, ऑप्शन डी घनानंद। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी घनानंद को जेंड्रमीज कहा गया। घनानंद कौन था? ये सिकंदर महान का समकालीन था और ये नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। एक तरफ महाजनपद हैं और एक तरफ इनके आधुनिक क्षेत्र हैं, तो हमको मिलाना है। तो मगध का क्या होगा? 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा? देखो कोई एक पता हो, इसमें 1 या 2 पता हो और बाकी अपने आप मिल जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में। तो मगध कहाँ है? मगध तो है पटना में। तो ए की का 1 कहाँ कहाँ पे है? एक ये है, ए में है और बी में है। तो सी और डी तो ऑप्शन वैसे ही हमारे कट हो गए। सी और डी दोनों कट हो गए। अब हमें ए और बी में चूज करना है। अब ए का हमें पता पटना में है और वत्स कहाँ पे है? ये इलाहाबाद में है। सी कौशाम्बी, वत्स इलाहाबाद में है। कौशल कहाँ है? अवध में है। अवंती कहाँ है? मालवा में है। ये तभी लग पाएंगे जब आपको 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियाँ पता हों। कम से कम नाम ना पता हो, राजधानियाँ तो पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, फर्स्ट वाला करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिकंदर
अकबर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ऑप्शन ए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ऑप्शन बी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ऑप्शन सी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ऑप्शन डी, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो बताइए उस सही जवाब क्या होगा। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। हाँ नहीं थी, सही है, क्योंकि मौर्य जो हैं वो इसके बाद में आए और इससे पहले कौन था, हर्यक वंश था। और बी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है, क्योंकि पंजाब के शासक आम्भी नहीं तक्षशिला के शासक आम्भी ने इसका सहयोग दिया था। और ऑप्शन डी, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो डी, ये चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई है। अभी अभी डिस्कस किया है ऊपर, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का जल सेनापति था। ऑप्शन ए, निरयाकस। ऑप्शन बी, एनासीक्रेटिस। ऑप्शन सी, एरिस्टोबुलस। ऑप्शन डी, हेरोडोट्स। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। देखो, हेरोडोट्स को इतिहास का पितामह बोलते हैं, इतिहास का पितामह। हालांकि एरिस्टोबुलस और एनासीक्रेटिस ये भी सिकंदर के साथ ही आए थे, लेकिन जल सेनापति कौन था। ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट है। देखो, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, 326 बीसी में। और भारत से लौटा कब वो, 325 बीसी में। करीब 19 माह तक वह भारत में रुका। अच्छा, वापस लौटने के क्रम में उसने क्या किया, अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया, एक जल सेना और एक स्थल सेना। तो जो जल सेना का उसने सेनापति बनाया वो था निरयाकस, और स्थल सेना का उसने खुद नेतृत्व किया। और वापस लौटने के क्रम में ही 323 बीसी में, और 33 वर्ष का था तब ये, जब इसकी मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर का जल सेनापति क्या था, निरयाकस। वही इसको एक्सप्लेन किया गया है। सिकंदर ने जब 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया, 325 बीसी में वह भारत से लौटा। करीब 19 माह वह भारत रुका। वापस लौटने के क्रम में उसने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित किया, एक जल सेना जिसका नेतृत्व निरयाकस ने किया, जबकि स्थल सेना का नेतृत्व खुद सिकंदर ने किया। वापस लौटने के क्रम में ही 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। ये कुछ एक दो क्वेश्चन रह गए थे तो वो हमने सोचा ला इधर डाल दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, श्रेष्ठिन। ऑप्शन बी, सेठ। ऑप्शन सी, लाला। ऑप्शन डी, ग्राम भोजक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे श्रेष्ठिन होगा, श्रेष्ठिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ है। ऑप्शन ए, धनी किसान। ऑप्शन बी, धनी व्यापारी। ऑप्शन सी, धनी व्यक्ति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, धनी किसान। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।